कभी सोचा है कि हजारों मील दूर हो रही किसी घटना का असर सीधे हमारे किचन तक पहुंच सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कैसे भारत की रसोइयों में गैस स्टोव से इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव आया और कैसे इस बदलाव ने जाने अनजाने में एक बिल्कुल नई और अनएक्सपेक्टेड चुनौती खड़ी कर दी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक दूर देश में चल रहे संघर्ष का भारत के एक आम किचन से क्या लेना देना हो सकता है? ये कनेक्शन जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो आज हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले देखेंगे खाना पकाने के ईंधन का संकट, फिर आएगा इंडक्शन का सॉल्यूशन और ये काम कैसे करता है। साथ ही इसका एक और विकल्प भी है, वो भी समझेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि कैसे इस सब ने हमारे पावर ग्रिड के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी की शुरुआत होती है कुकिंग फ्यूल के एक बड़े संकट से। देखिए, पश्चिम एशिया में जो संघर्ष हुआ उसका असर सिर्फ हेडलाइंस तक नहीं रुका। उसकी लहरें बहुत दूर, मतलब हमारे घरों तक आ पहुंची। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। हुआ ये कि संघर्ष की वजह से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगी। अब भारत जैसे देश के लिए, जो अपने फ्यूल के लिए इंपोर्ट पर इतना निर्भर है, इसका सीधा मतलब था एलपीजी गैस की सप्लाई में कमी। और जहां सप्लाई कम होती है वहां क्या होता है? जी हाँ, ब्लैक मार्केट, काला बाजारी शुरू हो गई और आम परिवारों के लिए सिलेंडर लेना मुश्किल भी हो गया और महंगा भी। तो इस एलपीजी संकट ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सबने फौरन इसके विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए और बस यहीं से किचन में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। इलेक्ट्रिक कुकिंग एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन की तरह सामने आया। और बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि Amazon इंडिया जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इंडक्शन कुकटॉप की बिक्री में 18 गुना का जबरदस्त उछाल आया। 18 गुना! यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि कितनी तेजी से लोगों ने गैस स्टोव को छोड़कर यह नया ऑप्शन अपनाया। लेकिन इंडक्शन इतना पॉपुलर हुआ क्यों? इसकी पहली वजह तो थी कीमत। एक इंडक्शन कुकटॉप लगभग उतने का ही आ रहा था जितने का ब्लैक मार्केट में एक एलपीजी सिलेंडर मिल रहा था, यानी 3 से 4 हजार रुपए। और दूसरी बड़ी बात, ये गैस स्टोव की तरह खुली आग का इस्तेमाल नहीं करता। ये तो बिजली से सीधे बर्तन को ही गर्म कर देता है, तो कई लोगों को ये ज्यादा सेफ भी लगा। तो अब सवाल आता है कि ये पॉपुलर नया डिवाइस आखिर काम कैसे करता है? इसकी टेक्नोलॉजी सच में काफी दिलचस्प है। इंडक्शन कुकिंग का पूरा राज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में छिपा है। होता यह है कि कुकटॉप अपने नीचे एक बहुत तेजी से बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और बस यही इसकी पूरी फंक्शनिंग का बेस है। तो प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। दूसरा स्टेप, जैसे ही उस पर एक मेटल का पैन रखा जाता है, वो फील्ड पैन से इंटरैक्ट करने लगता है। अब पैन के मेटल में होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिससे पैदा होता है फ्रिक्शन यानी घर्षण, और यही फ्रिक्शन एनर्जी को सीधे सीधे हीट में बदल देता है और खाना पकना शुरू। लेकिन इसमें एक कैच था, एक छोटी सी दिक्कत। इंडक्शन कुकटॉप हर तरह के बर्तन पर काम नहीं करता। इसके लिए आपको चाहिए खास फेरोमैग्नेटिक कुकवेयर, जैसे कि कास्ट आयरन या फिर मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील। और ये बर्तन आम बर्तनों से थोड़े महंगे भी होते हैं। बस इसी वजह से मार्केट में एक और ऑप्शन ने अपनी जगह बना ली, और ये ऑप्शन था इंफ्रारेड कुकटॉप। इसने बर्तनों वाली प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। और इसकी पॉपुलैरिटी भी कोई कम नहीं थी। इंफ्रारेड कुकटॉप की सेल्स में भी लगभग 4 गुना की बढ़त देखी गई। ये साफ बताता है कि लोग एक ऐसा विकल्प चाहते थे जो उनके घर में पहले से मौजूद बर्तनों के साथ आराम से काम कर सके। तो अब ये इंफ्रारेड कुकटॉप कैसे काम करता है? ये रेडिएंट हीट के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक टोस्टर। जैसे टोस्टर के अंदर का तार गर्म होकर लाल हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही इस कुकटॉप के अंदर का एलिमेंट भी गर्म होता है और इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ता है। फिर बर्तन इस रेडिएशन को सोख लेता है और गर्म हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप देखें तो बिजली एक कॉइल या हैलोजन एलिमेंट को गर्म करती है। ये एलिमेंट गर्म होकर चमकने लगता है और इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ता है। ये रेडिएशन कांच की सतह से होकर गुजरता है और बर्तन इसे सोखकर गर्म हो जाता है, जिससे खाना पकता है। सिंपल। तो चलिए अब जरा दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। अगर बात एफिशिएंसी की करें तो यहाँ इंडक्शन साफ साफ जीतता है।
वो 85 से 95% बिजली को हीट में बदल देता है। दूसरी तरफ इंफ्रारेड की एफिशिएंसी 70 से 80% होती है। लेकिन इंफ्रारेड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? ये किसी भी तरह के बर्तन के साथ काम करता है, स्टील, कांच, कुछ भी, जबकि इंडक्शन को चाहिए खास बर्तन। हाँ, हीट कंट्रोल के मामले में भी इंडक्शन की टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस्ड है। और ठीक यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। मतलब एक तरफ तो लोगों ने अपने किचन की प्रॉब्लम का हल ढूंढ लिया, लेकिन दूसरी तरफ इसने एक बहुत बड़ी, एक नेशनल लेवल की चुनौती को जन्म दे दिया। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी तेरी के आलेख्य दत्ता ने इस पर रोशनी डाली है। उनका कहना है कि असली चुनौती इन अचानक बढ़ने वाले डिमांड स्पाइक्स को मैनेज करने में है। क्यों? क्योंकि कई इलाकों में हमारा जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह के अचानक लोड के लिए बना ही नहीं है। ग्रिड के लिए इसमें कई जोखिम हैं। सबसे पहला तो ये कि बिजली की ये सारी डिमांड सुबह और शाम के पीक आवर्स में आती है। मतलब जब ज्यादातर लोग खाना बना रहे होते हैं। इससे लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। ट्रांसफार्मर जैसे जरूरी इक्विपमेंट ओवरलोड हो सकते हैं और इसका नतीजा क्या होगा? लोकल पावर कट्स, और पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत भी पड़ सकती है। और ये प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती है जब हम आने वाली गर्मी के बारे में सोचते हैं। अनुमान है कि इस साल गर्मी नॉर्मल से ज्यादा होगी। मतलब एयर कंडीशनर की वजह से बिजली की मांग तो वैसे ही आसमान छुएगी, और ऊपर से ये इलेक्ट्रिक कुकिंग की नई डिमांड उस प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। जैसे जैसे भारत की रसोई इलेक्ट्रिक हो रही है, क्या हमारा पावर ग्रिड इस बढ़ते हुए बोझ को, इस गर्मी को संभालने के लिए सच में तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली एनर्जी सिक्योरिटी को तय कर